हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू आवर चैनल द लीगल अमीगोस। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल रिलेशंस। तो हम बात करते हैं फाइनेंशियल रिलेशंस की। इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, वो हम ऑलरेडी इसकी पहले वाली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो आप भी वीडियोस देख सकते हैं एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलिए, तो उनकी मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे आज के टॉपिक के साथ। तो जो फाइनेंशियल रिलेशंस जो हमारा टॉपिक है वो एक्सप्लेन्ड है आर्टिकल 264 से लेके 291 तक। और अगर आपको ये जो डिटेल नोट्स जिससे मैं पढ़ा रही हूँ, अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए हैं तो डायरेक्टली हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं thelegalaamigos.com। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, तो वहां पे आपको सारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स वो मिल जाएंगे। तो जो आर्टिकल 264 है उससे एक चैप्टर्स में जो डेफिनेशंस होती हैं, तो आर्टिकल 264 ऐसी एक डेफिनेशन की बात करता है। आर्टिकल 264 बताता है फाइनेंस कमीशन। इन दिस पार्ट फाइनेंस कमीशन मींस अ फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 280। इसमें ये बताया जाता है कि फाइनेंस कमीशन क्या होती है, उनके रोल क्या होते हैं, मतलब कैसे फंक्शन करती है, बस वही सब बातें हैं। तो आर्टिकल 264 में इतना ही है। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 265 पे। तो आर्टिकल 265 में ये बताया गया है टैक्सेस नॉट टू बी इम्पोज्ड सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। नो टैक्स शैल बी लिविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो गवर्नमेंट जो है वो एक अथॉरिटी बनाएगी या किसी को एक अथॉरिटी देगी कि आप जो है टैक्सेस इम्पोज कर सकते हैं और टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं। बिना किसी अथॉरिटी के, बिना किसी गवर्नमेंट से अथॉरिटी के, कोई भी इंसान या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी टैक्सेस ना तो कलेक्ट कर सकती है ना इम्पोज कर सकती है। इसमें ये बताया गया। चलिए, तो अब हम आते हैं आर्टिकल 266 पे, जहां बताया गया है कंसोलिडेटेड फंड्स एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया एंड ऑफ द स्टेट्स। तो देखिए कि गवर्नमेंट को जहां से भी, देखिए ये है रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहीं से भी जो रेवेन्यूज मिलते हैं, या कहीं से भी वो लोन्स लेते हैं, या कहीं से भी ट्रेजरी बिल्स लेते हैं, लोन्स लेते हैं, कोई भी एडवांसेस लेते हैं, मतलब जिस भी फॉर्म में अगर मान लीजिए गवर्नमेंट के पास कोई मनी आ रहा है, ठीक है, भले वो रेवेन्यू के फॉर्म में हो, लोन के फॉर्म में हो, ट्रेजरी बिल के फॉर्म में हो, ठीक है, या फिर किसी को हमने लोन दिया हुआ था, उन्होंने हमारा रीपेमेंट ऑफ लोन किया है, तो इस फॉर्म में अगर कहीं से भी हमारा जो पैसा है वो आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, तो वो सारी चीजें किस में आती है? ये सारा पैसा कहाँ जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई भी रेवेन्यूज है रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, अगर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कोई रेवेन्यू रिसीव करती है, कोई लोन रेज करती है, कोई ट्रेजरी बिल, लोन्स, या फिर रीपेमेंट ऑफ लोन, कुछ भी, मतलब अगर कहीं से भी पैसा आता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो वो सारा पैसा कहाँ जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में जाता है। तो इसे हम ऑल इन ऑल ये बोल सकते हैं कि कहीं से भी अगर पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, तो वो सारा पैसा कहाँ जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा। और अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास कहीं से भी पैसा आ रहा है, तो वो पैसा कहाँ जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स में वो पैसा जाएगा। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं इसके क्लॉज 2 और क्लॉज 3 की। इसमें क्या दिया हुआ है? ऑल अदर पब्लिक मनीज रिसीव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे मान लीजिए कोई भी पब्लिक का पैसा है, जैसे हम लोगों का जो भी पैसा है जो गवर्नमेंट के पास है, प्रोविडेंट फंड के रूप में या किसी भी रूप में, जो कि उन्हें, जो कि अभी हमारा पैसा गवर्नमेंट के पास है, सेफ है, और टाइम आने पे वो उन्हें, गवर्नमेंट को वो पैसा हमें वापस करना पड़ेगा। ऐसे पैसे को क्या बोलते हैं, या ऐसे अकाउंट को क्या बोलते हैं? पब्लिक अकाउंट बोला जाता है। इसके बाद है नो मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट शेल बी अप्रोप्रिएटेड। अप्रोप्रिएटेड का मतलब होता है विड्रॉ। मतलब कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में जो भी पैसा है वो बिना किसी परमिशन के, मतलब विड्रॉ नहीं किया जा सकता। उसको विड्रॉ तभी कर सकते हैं जब उसके लिए कोई लॉ के अंदर प्रोविजन बना हो,
उसको विड्रॉ उसी तरीके से किया जा सकता है जिस तरीके से लॉ या फिर किस तरीके से उसका प्रोसीजर है या जो भी मैनर प्रोवाइडेड है कॉन्स्टिट्यूशन में, सिर्फ उसी तरीके से कंसोलिडेटेड फंड का पैसा विड्रॉ किया जा सकता है, वरना नहीं किया जा सकता है। और जिस पर्पस के लिए वो पैसा विड्रॉ किया जा रहा है कंसोलिडेटेड फंड से, उसी पर्पस के लिए उस पैसे का यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पैसा गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया और किसी भी पर्पस के लिए यूज किया, नहीं, जिस पर्पस के लिए पैसे आप विड्रॉ कर रहे हैं उसी पर्पस के लिए यूज करेंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जो कि बात करता है कंटिंजेंसी फंड के बारे में। तो देखिए, कंटिंजेंसी फंड क्या होता है, ये पार्लियामेंट जो है वो स्टैब्लिश करती है एक कंटिंजेंसी फंड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब भी, अब देखिए कंटिंजेंसी जो वर्ड है इसका मतलब ही होता है इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम जब भी जरूरत होती है तो कंटिंजेंसी फंड से एडवांस लिया जा सकता है। कंटिंजेंसी फंड से कभी भी कोई पैसा विड्रॉ नहीं किया जा सकता। कभी भी अगर जरूरत है, कोई लॉ बनाना है इमरजेंसी के टाइम पे या कुछ जरूरत है, तो वहां से क्या है, एडवांस लिया जा सकता है। अब ये किसके डिस्पोजल पे होता है, प्रेसिडेंट, और कोई भी वहां से जो है एडवांस नहीं ले सकता। ये कंटिंजेंसी फंड का जो पावर होता है वो किसके हैंड में होता है, प्रेसिडेंट के हैंड में होता है। ठीक है, और वहां से सिर्फ एडवांस ले सकते हैं, और जब भी एडवांस ले सकते हैं, और उसके बाद जितना भी पैसा कंटिजेंसी फंड से लिया हुआ है वो पैसा दोबारा वहां पे भरना पड़ता है। जैसे मान लीजिए इमरजेंसी का टाइम है और प्रेसिडेंट को कोई लॉ बनाना है या कुछ करना है जिसके लिए पैसों की जरूरत है, तो वो क्या करेंगे, कंटिजेंसी फंड से कुछ अमाउंट विड्रॉ निकाल लेंगे, विड्रॉ नहीं करेंगे, एडवांस लेंगे कुछ अमाउंट, और जब एक सिचुएशन आ जाएगी तो वो एक लॉ बना के, अमेंडमेंट बना के दोबारा से उस फंड में वो पैसा जितना लिया था उतना ही ट्रांसफर कर देंगे। तो कंटिजेंसी फंड में हमेशा एक फिक्स्ड अमाउंट रहना चाहिए, एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो कि हमेशा उस फंड में रहता है। अगर कोई उस पैसा को निकालता भी है तो वापस डालना पड़ता है। ठीक है, अब इसमें सेम बात बोली गई है, इस यहाँ पे किसकी बात करी है, पार्लियामेंट की, मतलब कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की बात करी गई है। यहाँ पे बात करी गई है कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट की। अब इसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का डिस्पोजल का पावर होता है वो होता है प्रेसिडेंट के पास, और यहाँ पावर होता है गवर्नर के पास, गवर्नर ऑफ स्टेट के पास, कि वो जो है इमरजेंसी के टाइम पे कंटिजेंसी फंड से एडवांस ले सकते हैं, और फिर टाइम आने पे उनको क्या है, वो पैसे जो है उसमें फंड में वापस डालने पड़ते हैं। तो नेक्स्ट है आर्टिकल 268 जहां पे बताया गया है ड्यूटीज लेविड बाय द यूनियन बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स। देखिए कि ऐसी कुछ ड्यूटीज होती हैं जो कि यूनियन जो है टैक्स इम्पोज करता है, लेकिन कलेक्ट कौन करता है, स्टेट। बल्कि कुछ ऐसी होती है जिनको इम्पोज करता है सेंटर मतलब यूनियन, और कलेक्ट भी करता है यूनियन। तो देखिए, इन द केस वेयर सच ड्यूटीज आर लेविड विदिन एनी यूनियन टेरिटरी। अब जैसे कि कोई ऐसा टैक्स है जो कि यूनियन टेरिटरी के अंदर ही लेवी किया गया है, तो उनको लेवी तो कौन करेगा, तो इम्पोज कौन करेगा, यूनियन। और अगर वो यूनियन टेरिटरी के अंदर आ रहा है तो उन्हें कलेक्ट भी कौन करेगा, यूनियन ही कलेक्ट करेगा। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा टैक्स है जो इम्पोज किया गया है, इम्पोज तो देखिए सारे टैक्सेस जो है वो यूनियन ही करेगा, लेकिन अगर वो स्टेट्स के अंदर आ रही है विद इन द स्टेट, तो उन जो ड्यूटीज को है वो कौन करेगा, कलेक्ट कौन करेगा, स्टेट करेगा। ठीक है, और ये जो स्टेट जो टैक्सेस लेवी कर रही है या इस पे स्टेट जो टैक्सेस कलेक्ट कर रही है वो कहाँ पे जाएंगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखिए, the proceeds of any financial year of any such duty levied within any state shall not form part of consolidated fund of India। तो मतलब कि जो भी ये टैक्सेस हैं जो कि स्टेट जो है कलेक्ट कर रही है वो सारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाएंगे, बल्कि कहाँ जाएंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में जाएंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब आते हैं आर्टिकल 268 ए पे, जिसमें क्या है कि सर्विस टैक्स लिवीड बाय यूनियन एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द यूनियन एंड स्टेट्स।
तो इसमें कुछ ऐसे टैक्सेस के बारे में बात करी गई है जो कि लिवी मतलब इम्पोज कौन करेगा, यूनियन करेगा, लेकिन उनको कलेक्ट दोनों करेंगे, यूनियन भी करेगा और स्टेट भी करेगा। अब इनके जो प्रोसीजर है ये कि मतलब कौन सा टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, कौन अप्रोप्रिएट करेगा, तो वो सारे जो है पार्लियामेंट ने डिफाइन किए हुए हैं। इनके जो सारे प्रोसीजर्स हैं कि कौन से टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, तो वो सारे जो है प्रोसीजर या फिर जो भी हम बोल सकते हैं, तो वो सारे के सारे जो प्रोसीजर फॉर्मूलाज जो भी हैं वो सब पार्लियामेंट ने ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं। अब जो है आर्टिकल 269 में बताया गया है कि टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन बट असाइन टू द स्टेट्स। इसमें क्या है कि कुछ टैक्सेस जो होते हैं जो इम्पोज कौन करता है, यूनियन करता है, और कलेक्ट भी कौन करता है, यूनियन करता है, लेकिन उसके बाद वो जो टैक्सेस का अमाउंट कलेक्ट होता है वो स्टेट्स को दे दिया जाता है, असाइन किसको कर दिया जाता है, स्टेट को कर दिया जाता है। तो देखते हैं ऐसे कौन से टैक्सेस हैं। taxes on the sale or purchase of goods and taxes on consignment of goods। जो भी सेल और परचेज के टैक्सेस हैं, गुड्स सेल और परचेज करने के ऊपर जो टैक्सेस इंपोज हो रहे हैं, कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स के ऊपर जो टैक्सेस इंपोज हो रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 269A। ये अगर हम फ्रेज छोड़ दें, क्योंकि ये फ्रेज आया है अभी जब जीएसटी एक्ट आया है उसके बाद ये फ्रेज आया है कि वो सारे टैक्सेस सेल और परचेज पे या फिर कंसाइनमेंट पे एक्सेप्ट प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 269A, 269 में जो प्रोवाइडेड है उनके अलावा जो भी ऐसे टैक्सेस हैं जो कि यूनियन क्या करती है, उनको इम्पोज करती है, कलेक्ट करती है, लेकिन वो किसको दे दिए जाते हैं, आफ्टर ऑल वो दे दिए जाते हैं स्टेट्स को यूज करने के लिए। ठीक है, और इनका जो मैनर है कि किस मैनर में किए जाते हैं वो प्रोवाइडेड है क्लॉज 2 में। तो अभी हम इसके आगे पढ़ेंगे क्लॉज 2। देखिए क्लॉज 2 में क्या बताया गया है कि द नेट प्रोसीड्स इन अ फाइनेंशियल ईयर ऑफ एनी सच टैक्स एक्सेप्ट इन सो फार एज दोस प्रोसीड्स। देखिए जो टैक्सेस हमने अभी पहले पढ़ा कि जो टैक्सेस यूनियन टेरिटरीज पे लगाए जाते हैं तो वो किसका पार्ट बनते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट बनते हैं। तो जो यूनियन टेरिटरीज पे जो टैक्स इम्पोज किए जाते हैं वो इम्पोज कौन करता है, सेंटर करता है, मतलब यूनियन करता है, गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो करती है। और वो जो टैक्सेस का मतलब जो असाइन किए जाते हैं वो भी यूनियन को ही किए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या है कि इसमें ये दिया गया है कि ये जो टैक्सेस हैं जो यूनियन टेरिटरीज वगैरह के अंदर आते हैं ये पार्ट नहीं बनेंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का, और ये असाइन किए जाएंगे स्टेट्स को। अब स्टेट को कैसे असाइन किए जाएंगे या फिर कैसे कैसे स्टेट्स में डिवाइड किए जाएंगे, तो इसके लिए भी क्या है पार्लियामेंट ने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग से जो है प्रिंसिपल्स बना रखी है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, पार्लियामेंट ने ही इसके लिए प्रिंसिपल्स बना रखे हैं कैसे कैसे क्या है डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, अब आर्टिक जो इसका क्लॉज 3 है उसमें भी यही बताया गया है कि जो ये इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स होगा तो उसके लिए भी क्या है पार्लियामेंट ही जो है वो लॉ बनाएगी या प्रिंसिपल्स फॉर्मुलेट करेगी और डिटरमाइन करेगी कि कौन से सेल और परचेज के लिए, कंसाइनमेंट के लिए कैसे कैसे टैक्सेस जो है लिवी किए जाएंगे, कैसे कैसे टैक्सेस जो है असाइन किए जाएंगे। तो वो सब जो है जो इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स वाली जो बात है उसके लिए भी जो प्रिंसिपल्स बनाए जाएंगे वो पार्लियामेंट ही बनाएगी। अब नेक्स्ट आर्टिकल में हम बात करते हैं जीएसटी की, जो कि अभी इंसर्ट किया गया है, दैट इज आर्टिकल 269A, जहाँ पे लेवी एंड कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, तो ऐसा देखो जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है जो कि इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए लगाएगा कौन, उसको यूनियन लगाएगा, मतलब इम्पोज कौन करेगा, लिवी लिवी कौन करेगा, यूनियन करेगा, लेकिन उसको कलेक्ट भी कौन करेगा, यूनियन करेगा। लेकिन ये जो टैक्स है वो यूज मतलब जो अप्रोप्रिएट मतलब इस टैक्स को यूज कौन करेगा, तो वो यूनियन और स्टेट दोनों के बीच में क्या है डिवाइड होगा। और उसको जो डिवाइड करने का जो मैनर है वो मैनर कौन बताएगा, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट एक लॉ बना के या पार्लियामेंट ही उसका मैनर बताएगा कि कैसे कैसे उसको डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि जो ऐसे जो गुड्स हैं, ऐसे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कि बाहर की कंट्रीज से भी इंपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो
उनको भी हम किस चीज में रखेंगे, उनको भी हम इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स के अंदर ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। और उनका भी जो टैक्सेस हैं वो लगाएगा यूनियन, कलेक्ट करेगा यूनियन, लेकिन उस टैक्स को यूज कैसे किया जाएगा स्टेट और सेंटर दोनों के बीच में, उसके लिए जो लॉ बनाएगा वो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट उसके लिए लॉ बनाएगा। इसके क्लॉज 2 में ये बताया गया है कि द अमाउंट अप्रोप्रिएटेड टू द स्टेट अंडर क्लॉज। अब जो अमाउंट, ये देखो ये तो ऑब्वियस सी बात है, जो अमाउंट स्टेट को यूज करने, जो अमाउंट स्टेट को अप्रोप्रिएट किया जा रहा है, स्टेट को यूज करने के लिए दिया जा रहा है, वो अमाउंट जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं बनेगा, वो किसका पार्ट बनेगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट का पार्ट बनेगा, ठीक है। अब इसमें पार्ट 3 में ये बताया गया है, वेयर एन अमाउंट कलेक्टेड एज लिमिटेड अंडर क्लॉज 1 हैज बीन यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ, देखिए अब जो टैक्स लगाया गया है, ठीक है, जो भी टैक्स का अमाउंट कलेक्ट किया गया है वो अमाउंट हमने कहाँ यूज कर लिया, पेमेंट ऑफ द टैक्स लिविड बाय द स्टेट, स्टेट का जो टैक्स था उसके पेमेंट में यूज कर लिया। तो ऐसा जो अमाउंट होगा वो कहाँ जाएगा, शेल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। ऐसा जो अमाउंट है वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाएगा, बल्कि वो कहाँ जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में जाएगा। उसके बाद है व्हेन एन अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स लेविड बाय द स्टेट, अब इसमें उल्टी बात बोली गई है कि ऐसा कोई अमाउंट जो कि कहाँ यूज कर दिया गया, जो कि स्टेट ने लेवी किया और वो भी टैक्स पेमेंट में यूज कर दिया गया, तो वो वाला अमाउंट क्या है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में नहीं जाएगा बल्कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा, ठीक है। अब है पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्मुलेट द प्रिंसिपल्स for determining the place of supply and when a supply of goods or services or both takes place in the course of interstate trade or commerce। अब देखिए कि पार्लियामेंट लॉ बना के बताएगा कि कौन से लॉज क्या है, फॉर्मुलेट मतलब कैसे कैसे ये सप्लाई, ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज, ये सब चीजें जो है इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स में कैसे प्लेस लेंगी, या इनके लिए जो प्रिंसिपल डिटरमाइन करेगा वो कौन करेगा, पार्लियामेंट इनके लिए डिटरमाइन करेगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जहाँ पे हमने जीएसटी तक कवर किया है। और अगर आपको हमारे डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियोस हमारी पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।